हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया जिसमें हमने आपका पूरा अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया है। और आज की वीडियो हमारी है यूनिट नंबर 4 पर डे नंबर 2, दूसरी वीडियो हमारी यूनिट नंबर 4 की। तो अगर इससे पहले की वीडियोस यूनिट नंबर 3, 2, 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सभी के पास ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए यार, बहुत एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, डेली आपके लिए लेकर के आते हैं। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये चीज़ें। तो देखिए, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके उससे कह रहा है कि भारत में जो ग्रामीण अधिवास के है उसके विभिन्न प्रतिरूपों यानी कि स्वरूपों का वर्णन करो कि भारत में अलग अलग टाइप्स के जो ग्रामीण अधिवास हैं वो कैसे हैं। तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न स्वरूपों या प्रतिरूपों के बारे में जो है देखें तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिरूप आते हैं। जैसे कि पहला आ गया आपका रेखीय प्रतिरूप, जिनको हम लाइनर पैटर्न कहते हैं। ये क्या होता है कि जब जो बस्तियां हैं वो किसी सड़क, नहर, नदी आदि के किनारे बसी होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कई सारे नगर शहर क्या है कि सड़कों के किनारे ही बसते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक घर बना हुआ है, नहर है, नदी है, उनके किनारों पर बसी हुई है, जो एक रेखा को प्रतिरूप करती हैं। तो वो रेखीय प्रतिरूप कहलाती हैं। ऐसे अधिवासों में सड़क, नहर आदि के दोनों ओर जो है मकान बने होते हैं, जिनके दरवाजे प्रायः आमने सामने होते हैं। गांव का आकार एक रेखा की भांति लंबा होता है। इसी कारण ऐसे अधिवास को हम रिबिन पैटर्न कहते हैं, रिबिन प्रतिरूप कहते हैं, या डोरी प्रतिरूप यानी कि स्टेयरिंग पैटर्न भी कहा जाता है। मतलब एक रेखा के रूप में जब एक गांव बसा हुआ हो तो उसको कहते हैं कौन सा अधिवास? रेखीय प्रतिरूप इसको कहते हैं ग्रामीण अधिवास का। दूसरा है आपका चौक पट्टी प्रतिरूप यानी कि चेकबोर्ड पैटर्न। यह प्रतिरूप प्रायः उन गांवों में देखने को मिलता है जिनकी जो है बसाव जो है दो सड़कों के परस्पर समकोण पर मिलने के स्थान पर होता है। ऐसे बसाव दो सड़कों के परस्पर समकोण पर मिलने से होता है। ऐसे गांवों में गलियां जो होती हैं वो मुख्य भागों में प्रायः समांतर और परस्पर समकोण पर काटती हुई बसती हैं। नेक्स्ट होता है आपका त्रिज्याकार प्रतिरूप, यानी कि इस प्रकार के प्रतिरूप प्रायः उन स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहां क्या होता है कि कई सड़कें तमाम सारी दिशाओं से आकर के मिलती हैं और इन सड़कों के मिलन स्थान प्रायः गांव का सेंटर पॉइंट होता है। वहां से सभी दिशाओं में रास्ते जाते हैं और इन्हीं रास्तों के दोनों ओर मकान बने होते हैं, क्योंकि इन मकानों के कारण गांव से कृषि सामान बाहर भेजने और मंगाने और आने जाने की सुविधा होती है। तो इस जो है कारण से क्या होता है, इस प्रकार के प्रतिरूप के जो सड़कें होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं और केंद्र की ओर आने पर जो है पास पास आकर के मिल जाती हैं। अगला है आपका तरीनुमा प्रतिरूप, एरो पैटर्न। इस प्रकार के गांव किसी जो है अंतरिक्ष के सिरे यानी कि अंतरिक्ष भूमि का वो भाग होता है जो समुद्र में धंसा चला जा रहा है हो, जैसे जैसे उसकी नोक पर पहुंचते हैं वैसे वैसे भूमि क्या होती है, सक्रिय होती चली जाती है, अथवा किसी नदी के नुकीले मोड़ पर बसे होते हैं। ऐसी प्रतिरूपों में बस्तियां आगे यानी कि समुद्र की ओर भूमि के सक्रियपन के कारण सक्रिय होती जाती हैं, जबकि पीछे क्या होती है, चौड़ी होती हैं। यानी कि चौड़ा हो और मतलब हो और आगे जाकर के क्या हो, मतलब जैसे जिस तरीके से क्या होता है कि ऐसे मान लिया कि यहाँ पर गांव स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ मान लिया यहाँ गाँव स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर इतना चौड़ा है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाते हुए क्या हो जाए, पतली होते चले जाए। तो जैसे मतलब एक तीर का आकार इसने धारण कर लिया तो इसको तारेनुमा कहेंगे, तीरनुमा। अगला क्वेश्चन है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप, सर्कुलर पैटर्न। वृत्ताकार प्रतिरूप जो होता है, इस प्रकार के प्रतिरूपों का विकास मुख्यतः किसी झील, तालाब, वृक्ष, चबूतरा या किसी मकान के चारों ओर होता है। भीमताल की बस्ती इसी प्रकार की है जहां पर भीमताल के चारों ओर वृत्ताकार रूप में क्या है, बसाओ। जैसे कि मान लिया एक गांव है जो एक तालाब है, मान लिया एक तालाब है जिसमें पानी है जिससे पूरे गांव की जरूरत होती है, तो इस तालाब के चारों ओर जो है गांव बस जाए तो उसको कहेंगे क्या, वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला है आपका त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो ऐसे प्रतिरूप का विकास उन स्थानों पर होता है जहां कोई सड़क, नहर या नदी किसी दूसरी सड़क, नहर या नदी से मिले, किंतु पार जो है नकरे यानी कि जो सड़कें हैं वो ऐसी अवस्था में अधिवास सड़क या नहर या नदी के दोनों किनारों पर त्रिभुज की दो भुजाएं बन जाती हैं और तीसरी भुजा गांव की ओर खुली होती है, जो धीरे धीरे क्या होती है, विस्तार होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है। तो इसको कहते हैं क्या, जो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अगला है आपका तारा प्रतिरूप, स्टार पैटर्न।
यानी कि इस प्रकार के प्रतिरूपों का निर्माण प्रायः त्रिज्यीय प्रतिरूपों के विकास से होता है, क्योंकि जैसे जैसे त्रिज्यीय प्रतिरूप बढ़ करके बाहर की ओर फैलते हैं, त्रिज्या की भुजाओं के मध्य भी क्या होते हैं, मकान बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका आकार एक तारे का रूप ले लेता है। यानी कि जैसे त्रिज्य क्या होता है कि ऐसे एक त्रिज्या के रूप में बना हुआ है। अब यही चीज़ इससे जो है बनता चला जाए अगर हर रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तारे का रूप ग्रहण कर लेगा। अगला है आपका पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप क्या होता है कि इस प्रकार के अधिवास प्रायः जो है पर्वतीय प्रदेशों में या नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों की आकृतियां जो होती हैं वो पंखानुमा होती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों की जो डेल्टाएं हैं और हिमालय के जो निचले प्रदेश हैं उसमें इसी तरीके के अधिवास देखने को मिलते हैं। अगला सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास प्रायः पर्वतीय ढाल पर पाए जाते हैं जहां की भूमि समतल नहीं होती है, अतः सीढ़ी बना करके खेती की जाती है और इन्हीं सीढ़ियों पर मकान भी बना लिया जाता है। तो देखने में इस तरीके से बना होता है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में सारी तरफ आप देखोगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके के ये सारे प्रतिरूप हैं, और भी बहुत सारे प्रतिरूप हैं जिनको समझना है। जैसे है मधुछत्ता प्रतिरूप। वस्तुतः ऐसे मकान जंगली जानवरों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और इनकी झोपड़ियाँ जो होती हैं वो उल्टी टोकरी के आकार की होती हैं तथा दूर से मधुमक्खी के समान ही दिखाई देने के कारण इसको मधुछत्ता भी कहा जाता है। अगला है आपका आर्द्र वृत्ताकार प्रतिरूप। यानी कि इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है वो प्रायः किसी नदी या नहर के बाहरी मोड़ पर बनता है, क्योंकि नदी के मोड़ के दूसरी ओर जाने में अवरोध के कारण बसाव क्या हो जाता है, प्रायः एक ही ओर फैलता जाता है और अर्धवृत्ताकार धारण कर लेता है। यानी कि जैसे कि मान लिया यहाँ से एक नदी गया हुआ है और इसके चारों तरफ एक वृत्त के रूप में जैसे गांव बसना शुरू हुआ, ऐसे फैलता चला गया, तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, ये इधर मान लिया खत्म हो रहा है तो इससे क्या होगा, एक अर्धवृत्त का रूप धारण कर लेगा। तो अर्धवृत्त प्रतिरूप हो गया। अगला है अनियमित और अनाकार प्रतिरूप। यानी कि इस प्रकार के वो गांव होते हैं जिनके मार्गों के निर्माण के पहल की ही अस्तित्व में आते रहते हैं। इस प्रकार के अधिवास में मकान मालिक अपने गृह का निर्माण उस स्थान पर कर लेता है जहां उसको सुविधा, मतलब अपनी मनमर्जी से कर लिया, अनियमित इसी को कहेंगे। अगला है आपका सुस्ट्रिंग प्रतिरूप। यानी कि ऐसे ग्रामों का जो किसी नदी के प्राकृतिक बांध अथवा किसी समुद्रीय तटीय कूट पर बसे होते हैं, उन्हें हम कूट शिखर पर निर्मित सड़क के किसी दो ग्रह पर बने होने के कारण ऐसे बसाव या बस्ती को हम फिंच या जो है ट्रिवार्थ ने सूट्रिपिंग कहा हुआ है, सूट्रिंग के नाम से बताया हुआ है। अगला है आपका चौकोर प्रतिरूप। यानी कि इस प्रकार की बस्तियों के मकान जो होते हैं उनमें जो है ये विशेषता पाई जाती है कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे बने होते हैं और इस प्रकार के गाँव या बस्तियों में के बाहर कहीं कहीं चार दीवारी भी होती है। मतलब एक चार दीवारी में पैटर्न बंद हो गए, अब इसमें गांव बस रहा है तो उसको कहेंगे हम चौकोर प्रतिरूप। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने गांवों के प्रतिरूप के बारे में देखा, अच्छे तरीके से समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौतिक भागों में ग्रामीण अधिवासों की विवेचना कीजिए। कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक पार्ट है उसमें ग्रामीण अधिवेश कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उसके बारे में बात करना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो है 1971 की जो जनगणना किया गया, तो 1971 की जनगणना के में सबसे अधिक ग्रामीण जो अधिवास हैं वो सबसे ज़्यादा यूपी में गांव पाए गए। कितने गांव पाए गए? 1,12,561 गांव पाया गया, जिसमें प्रदेश की लगभग 86% जनसंख्या निवास करती है। तो इस चीज़ से स्पष्ट है कि ग्रामीण अधिवास और उसमें विश्वास करने वाली जनसंख्या का जो वितरण है वो समान नहीं है। हालांकि ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो उत्तरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, किंतु प्रति गांव औसत आबादी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। जैसा कि अगर तालिका में स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर एक तालिका बनाया गया है जिसमें भौतिक भागों और उनकी ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत प्रति गांव आबादी उसके रूप में बांटा गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौतिक भाग हो गया, ग्रामीण जनसंख्या और प्रतिशत के रूप में बताया गया है कि जो हिमाचल का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के साइड का क्षेत्र, उसमें जो है 88% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है और वहाँ पर जो है 169 व्यक्ति जो है प्रति गांव हैं। ऐसे ही अगला पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 93% 535 की आबादी है। मध्य उत्तर प्रदेश है उसमें 85.6 है जिसमें 642 आबादी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 83.4 है जिसमें 759 है। दक्षिणी पठार में जो है 87 है और 555 है।
व्यक्ति रहते हैं। तो अगर इसका औसत निकाला जाए तो 87.2 आएगा उसका औसत, और यहाँ आबादी का औसत निकाला जाए तो 571 आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति गांव जो है अधिक औसत आबादी का मुख्य कारण उसकी ऐतिहासिक उथल पुथल रही है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए वहाँ के निवासियों ने सामूहिक रूप से रहना शुरू कर दिया कि हम समूह में रहेंगे, तो अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका हम जो है मुकाबला कर सकते हैं। दूसरे जो मेरठ क्षेत्र है वो मुख्यतः जाटों का क्षेत्र है, जिन्होंने कृषि में सहायक जो विभिन्न जातियां हैं उनको अपने ही अधिवास में रखा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ में गाँव की आबादी जो है 1455 व्यक्ति तक पाई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रति गांव पुरुषों की संख्या बहुत कम है, यानी कि 1.8 है, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश में यह संख्या 3.3 से 2.7 है। ठीक इसके विपरीत पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्वों की जो औसत आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा पुरुषों की जो औसत आबादी है सबसे ज़्यादा है 430, जबकि मध्य उत्तर प्रदेश में यह सबसे कम है 193 और 199 है, जो कि दिखाया गया है। यानी कि जो है ये परसेंटेज में दिखाया गया है कि 1.8% पुरुष होते हैं, 3.3, 2.7। जैसे कि यहाँ दिखाया गया हिमाचल प्रदेश में 1.2 जो है प्रति गांव पुरुषों की संख्या और उनकी औसत जनसंख्या, तो 1.2% यानी कि 149 है हिमाचल में, मतलब हर गांव में इतने रहते हैं। बाकी लोग चाहते हैं दूसरे शहरों में कमाने के लिए, पैसे आर्थिक अपनी सुविधाओं के लिए दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाया गया है, मध्य उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दक्षिण के पठारी क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से गाँव में पुरुषों की संख्या के बारे में बात किया गया है। तो ये था हमारा जो है आज का वीडियो, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपके जो है यूनिट नंबर 4 का जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं उसमें आज हमने 2 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं आपके। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।